लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली एक आदमी ने कुछ अमाउंट का इन्वेस्ट किया 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरे अमाउंट को उसने इन्वेस्ट कर दिया 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे। दस ही रिसीव्ड 1350 एज एन एनुअल इंटरेस्ट। बेसिकली उसको 1350 एक एनुअल इंटरेस्ट आ रहा था। जैसे ही उसने अमाउंट इंटरचेंज किया, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड 45 रुपीज लेस एज एन इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्टेड एट अ डिफरेंट रेट्स। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें ये दोनों अमाउंट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या। देखिए आप ये मान के चल लीजिए कि उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए किस पे, 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास y रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिए 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे पहले केस में, ठीक है। जब इस तरीके से उसने इन्वेस्ट किया था तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, टोटल जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था, इंटरेस्ट तब आया था इंटरेस्ट 1350 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि इसका टोटल इंटरेस्ट 1350 आया था, ठीक है। फिर उसने क्या करा, दोनों अमाउंट्स को इंटरचेंज कर दिया। बेसिकली उसने क्या करा, ये तो फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस ये हो गया था कि उसने क्या करा, 10% पे जो x वाला अमाउंट था उसकी जगह y वाला अमाउंट कर दिया। तो यहाँ पर कितना आया, फ्री आ गया, y अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया 10% पर एनम के इंटरेस्ट पर, और साथ में x अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दिया 8% पर एनम के इंटरेस्ट पर। तो टोटल उसके पास जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलकर आया वो इंटरेस्ट 45 रुपीज़ लेस था। इसका मतलब पहले वाला जो इंटरेस्ट था, पहले जो इंटरेस्ट उसके पास आता था 1350, उसमें से 45 लेस आ रहा था। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्चुअली में कितना आएगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट उसके पास जो आएगा वो यहाँ पर ही आ जाएगा 1350 माइनस 45, दैट इज़ 1305 रुपीज़। इतना आएगा उसके पास इंटरेस्ट। इतना क्लियर हो गया। ये तो था पूरा क्वेश्चन में क्या दिया गया था। अब हम इससे इक्वेशन क्या बनाएंगे। देखिए उसने सिर्फ इंटरेस्ट की बात करी है, टोटल अमाउंट की बात नहीं करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट को ही काउंट करेंगे। 10% ऑफ एक्स कितना होता है, 10% ऑफ एक्स प्लस पहले वाले केस के हिसाब से क्या होगा, 10% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1350 रुपीज़। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10/100 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1350 रुपीज़, ठीक है। अब आप अगर करना चाहें तो ये जो पूरा 100 है इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10x/100 प्लस 8y/100 इज इक्वल टू 1350 रुपीज़। और वी कैन से दैट 10x प्लस 8y, और ये पूरा हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1350 इंटू 100, दैट इज़ 135,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये इक्वेशन को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5x, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4y, और ये अगर 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए अगर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 बचेगा 1 5 15, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, अब भी यहाँ पर 1 बचा 1 0 10 हो गया, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, बाकी के दोनों जीरोस। ये हो गया, ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई। ये पहली इक्वेशन बनकर आई है हमारे पास। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इससे आप सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया y रुपीज़ है 10% पर एनम। सबसे पहले हम देखते हैं x जो अमाउंट है वो किस पे इन्वेस्ट हुआ है, 8% पे। तो हम ये बोल देंगे कि भाई 8% ऑफ x, यहाँ पर ये हो गया 8% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आया 1305 रुपीज़, इसका मतलब 1305 रुपीज़, ठीक है। इसको भी फर्दर आप इसी तरीके से कर सकते हैं 8/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई इज इक्वल टू हो गया 1305, ठीक है। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 130500। पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, यहाँ पर 1 0 तो 2 5, फिर ये 500 को भी 250 आप लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 65,250 रुपीज़। इतना आया, ठीक है।
ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन को आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से भी, लेकिन जिस टाइप की इक्वेशन है, ऐसे टाइप की जब भी आपके पास इक्वेशन आती है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड करिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। उस फॉर्म में रिड्यूस कर देने से ज़्यादा ईजी रहेगा इसको सॉल्व करना, तो हम उसी फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं 5x + 4y। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। 5x + 4y = कितना था, 675,100, और ये 4x + 5y = कितना है, 65,250 रुपीज़। ठीक है, अब आप देखिए अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 + 4 कितना हो गया, 9x हो गया, 4 + 5 कितना हो गया, 9y हो गया, और यहाँ पर जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो 0 0, ये 0 5, एंड देन 5 2 7, एंड देन 7 5 12, यहाँ पर 1 आ गया, 6 + 6 12 और 13, तो ये हो गया। यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो x + y आ गया = 132,750। ये 9 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 से तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 9 1 जा 9 हो गया, यहाँ पर 4, सो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 36, यहाँ पर बचेगा 6, सो ये 7 9 9 7 हो गया 63, यहाँ पर हो जाएगा 4 9 5 45 एंड देन 0। इसका मतलब x + y = कितना आ गया, 14750। यह आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इसके साथ साथ आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 4y, और ये हो गया 4x + 5y, एंड दिस वन इज 67500 एंड दिस वन इज 65250। जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन, 5x - 4x कितना हो गया, प्लस का x, और ये कितना हो गया 4y - 5y कितना हो गया, माइनस का y, = कितना हो गया। यहाँ पर देखिए 500 ये 250, तो इसको 250 आप सीधा लिख सकते हैं, 67 और ये 65, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x - y = 2250, x - y = 2250। जैसे आपके पास ये दोनों इक्वेशन बनकर आएंगी, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्दर इनको ऐड कर दीजिए, बस अपने आप ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y एंड देन x - y = 14750 एंड दिस वन इज 2250। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर बचेगा x + x दैट इज 2x, और ये कितना हो गया 0 0 0 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कैरी, 7 + 2 9 9 + 1 10, फिर से 1 कैरी, 4 + 1 5 5 + 2 कितना हो गया 7, फिर यहाँ पर ये 1 आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो जैसे आप 17,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,500 रुपीज़। इतना क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8,500, लेकिन अभी हमें y भी निकालना है। तो इसी इक्वेशन में एक काम करिए, x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 8,500 माइनस y = 2250। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8500, 2250 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2250, और ये y को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का y। तो यहाँ पर ये हो गया कितना 8500। देखिए 500 में से अगर आप 250 को माइनस करेंगे तो बचेगा 250, ठीक है, और 8000 में से 2000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6000। तो यहाँ पर आपके पास नंबर कितना आया 6250 रुपीज़, ये आ गया। तो मतलब y की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 6250 रुपीज़। सो बेसिकली इनिशियली उसने 8500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे किस पे, 10% पर एनम पे, और 6250 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसने 8% पर एनम पे। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें थी। पहला ये पार्ट था कि आप सबसे पहले इस पार्ट को समझ पाएँ, ठीक है, कि इक्वेशन कैसे बनानी है आपको। फिर उस तरीके से उसने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नहीं दिया, उसने डायरेक्टली यहाँ पर 45 लेस दिया, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो सकती है तो स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक कर दें। फिर दूसरा पार्ट क्या था कि इस तरीके की आपके पास इक्वेशन बनकर आई है, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में इस तरीके से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते तो ये जो नंबर था वो काफ़ी बड़ा था, इसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर आप डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज्ड हैं, और ऐसी इक्वेशंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने से ही फ़ायदा होता है। इसलिए हमने वो वाला कंसेप्ट भी देख लिया कि किस तरीके से इन दोनों को ऐड करके और फिर सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हो गया।
सो क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं क्या क्या कंसेप्ट दिए गए हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशोज ऑफ 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशोज ऑफ 7:5। इफ ईच सेव्स 9,000 पर मंथ फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। बेसिकली उन्होंने क्या करा है, ए और बी है, ए एंड बी, ठीक है। इनका क्या करा, सबसे पहले मंथली इनकम का रेशो निकाल लिया। मंथली इनकम का रेशो कितना है, सो वो निकाल लिया कि यहाँ पर ये रेशो कितना दे रखा है 5:7 का, नहीं 5:4 का रेशो दे दिया इन्होंने। सो इन्होंने कहा कि भाई इन दोनों का जो रेशोज है वो 5:4 का है। जब एक्सपेंडिचर की बात आई कि भाई एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसका जो रेशो है वो है हमारे पास कितना, आई थिंक इसमें 7:5 का था। सो 7:5 का रेशो है, ठीक है। अब इसमें आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए इनका दोनों का जो सेविंग है, दोनों की सेविंग ऑफ ए एज वेल एज सेविंग ऑफ बी, दोनों की सेविंग कितनी है 9,000 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने दे दी। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब भी हमारे पास यहाँ पर रेशोज़ की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज कोई भी रेशो आपके सामने आ गया तो आप बोलते हैं ना कि लेट द रेशो बी के, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रेशो है तो इसके लिए हम कोई ना कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो हम ये बोल देते हैं लेट द रेशो ऑफ मंथली इनकम बी एक्स। इसी तरीके से लेट द रेशो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर बी वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो मंथली इनकम है, अब इनकम आप क्या बोल सकते हैं, इनकम ऑफ ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स। इसी तरीके से इनकम ऑफ बी कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 7 टाइम्स ऑफ वाई, तो ये 7y। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो गया 5y, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों की सेविंग कितनी है 9,000, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 5x में से 7y को माइनस करेंगे, सो अगर इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। इसी तरीके से इसकी इनकम क्या थी 4x, इसका एक्सपेंडिचर क्या था 5y, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,000। ये पार्ट है। अब जैसे आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई फिर तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसा आप सॉल्व करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी होगा, लेकिन मैं आपको एक अलग मेथड बता देता हूँ जो नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जब भी आपके पास कोफिशिएंट सेम हो तो आप एक काम करना कि इसमें ना जो भी आपके पास इक्वेशन हो उन दोनों को माइनस कर दीजिए। सपोज आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, आपको क्या करना है दोनों को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके देखिए। जैसे ही माइनस होगा तो ये तो हो गया माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन। 5x माइनस 4x कितना हो गया x हो गया, माइनस का 7y प्लस का 5y तो ये हो गया माइनस का 2y। 9,000 माइनस 9,000 कितना हो गया 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y, ये हो गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 2y माइनस 7y इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। सो यहाँ पर ये कितना हो गया 5 × 2 कितना हो गया 10y माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 9,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 3y इज इक्वल टू 9,000। सो ये 9,000 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3,000। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3,000। और अभी हमने देखा था x कितना है 2 टाइम्स ऑफ y, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 2 × 3,000 दैट इज 6,000। ये है x की वैल्यू, ठीक है। अब x और y दोनों आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें पूछा क्या गया है मंथली, क्वेश्चन नंबर 29 में फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, दोनों की मंथली इनकम पूछी गई है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए मंथली इनकम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नोटिस करना आप कि इसमें कहा गया था कि भाई रेशो क्या है मंथली इनकम का 5x और 4x, तो इसका मतलब ये है कि ए वाले की जो मंथली इनकम है वो 5x है, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 6,000, ठीक है। 5 6 30,000 हो गई इसकी इनकम, ये इसकी मंथली इनकम है। और बी वाले की मंथली इनकम क्या है, वो थी 4x, यहाँ पर दिया गया है 4x, तो
तो इसका मतलब इसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ 6000, ठीक है, 4 6 24, 24,000। अब इसके साथ साथ आप इसका एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, देखिए इस इक्वेशन को अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, लेकिन क्लास 10 तक इतने ज़्यादा मेथड नहीं कराए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 3 ही मेथड कराए हैं। बेसिकली एक तो आपके सिलेबस से भी निकल गया है, अदरवाइज़ बहुत शॉर्टकट होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जब आप 11th-12th में आ जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा पता चलेंगी, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वैसे हाँ, आप याद रखना चाहें तो इस टाइप के मेथड को याद रख सकते हैं। एक और मेथड होगा, वो भी मैं किसी ना किसी एक इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा ज़रूर, ताकि आप उस मेथड से भी सॉल्व कर पाएँ। जैसा भी आपको ठीक लगे, जिस तरीके से भी किसी टाइप के क्वेश्चन को, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। 30 में कहा गया है कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520 रुपीज़। बेसिकली एक आदमी ने एक चेयर को सेल किया और साथ में एक टेबल को 1520 रुपीज़ में, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। अच्छा, इन्होंने 25% चेयर पे प्रॉफिट भी कमा लिया और ये 10% टेबल पे भी। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535 रुपीज़ ही वुड हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो दोनों की जो परसेंटेज है वो चेंज हो गई हैं, एक दूसरे के उल्टा हो गई हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि दोनों ही कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब देखिए ये तो था क्या, सेलिंग प्राइस, इतने प्राइस पे उसने सेल किया है, मतलब इसने प्रॉफिट भी कमा लिया होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमें तो नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है किसकी, कॉस्ट प्राइस चेयर की, ठीक है, उसको तो मान लेते हैं ₹X। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस हम टेबल की भी ले सकते हैं। टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है, टेबल की कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर हम ले लेते हैं ₹Y, ठीक है। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल भी ₹X एंड Y, ठीक है। अब आप देखिए उसने क्या करा। पहला केस था कि 10% चेयर पे प्रॉफिट हुआ और साथ में कितना, कहेंगे क्वेश्चन ये, हाँ 25% चेयर पे और 10% टेबल पे। तो जब 25% चेयर पे हुआ साथ में 10% टेबल पे हुआ, तो उसने कितने की सेल करी चेयर और टेबल दोनों मिलाकर, तो उसने सेल किया 1520 रुपीज़ में। और जब उसके पास 10% चेयर पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और साथ में 25% टेबल पे ये होगा, और साथ में जब इस पे किया तो उसके सेलिंग प्राइस कितना था, 1535, ठीक है, ये था। अब हमें बताना है दोनों ही कॉस्ट प्राइस। अब मैं एक चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करेंगे, वो क्या करते हैं, इससे डायरेक्टली इक्वेशन बनाते हैं, भाई 25% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इज इक्वल टू 1520। इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का जो साइन था वो हटा दिया था। इसका रीज़न है, देखिए अगर आपने सिर्फ ये लिया 25% ऑफ x, तो आप खुद सोचिए सिर्फ आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप सेलिंग प्राइस से कैसे इक्वेट कर सकते हैं, ये पार्ट तो गलत है ना, ठीक है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए चेयर का, खुद अंदाजा लगाइए। फर्स्ट केस में, केस 1 में और फिर केस 2 में। केस 1 में हम पहले बात करते हैं, केस 1 में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए चेयर का, खुद सोचिए। पहले तो कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस प्रॉफिट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है x, प्रॉफिट कितना होगा 25% ऑफ x, तो ये कितना हो गया x प्लस 25/100 इंटू x, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे में x कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 25/100। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x 100 प्लस 25/100, दैट इज ये हो गया 125/100 इंटू x। ये है सेलिंग प्राइस चेयर का, ठीक है। इसी केस में अगर सेलिंग प्राइस आपसे कोई पूछे कि टेबल का कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर कॉस्ट प्राइस टेबल की y है, साथ में उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहां पर ये हो गया y प्लस 10% ऑफ
वाई, दैट इज वाई प्लस 10/100 इंटू वाई। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया वाई और यहाँ पर 1 प्लस 10/100। मैं जानबूझ के इसको जीरो कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ ताकि बेस हमारा 100 का ही रहे, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अच्छा ठीक है छोड़िए, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको 1.25x ये होगा, ठीक है। अब मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ इसका मैं आपको रीज़न ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 110/100। इसको पूरा इवेल्युएट करने के बाद, बीच वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा आपको ये दिखा रहा हूँ कि इवेल्युएट करने के बाद कितना आएगा, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस हो गया 1.10y, ठीक है। अब देखिए इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट वे में भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देखिए, अगर आपके पास कभी भी कहा जाए कि 25% ऑफ चेयर, तो सीधा आप एक काम करिए, अगर आपसे कहा जाए कि इस पे इतना प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस सीधा रहेगा 1, अब जितना भी परसेंटेज है ना वो और ऐड कर दीजिए, 25 हो गया तो 125 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए इंटू एक्स, ठीक है। ये सीधा हो गया, ये चेयर का हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर 10% ऑफ टेबल है, तो सीधा आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस टेबल का निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले आप लिखिए 1, फिर ये 10, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डिवाइडेड बाय 100, और ये एक्स हो गया, एक्स नहीं सॉरी वाई हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने कहा कि 2% ऑफ टेबल, 2% अगर कहेगा ना तो यहाँ पर 102 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 होता है ना वो 100 के लिए रहता है, बाकी के जो 2 डिजिट नंबर है, जो भी परसेंटेज का 2 डिजिट परसेंटेज है, वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो आप खुद डायरेक्टली बता सकते हैं। पहली इक्वेशन तो चलिए हम बना लेते हैं पहले, 125/100 इंटू एक्स प्लस 110/100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1520। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप फर्दर अगर इस तरीके से लिखना चाहें, 125x प्लस 110 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 152000, क्योंकि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए इस इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे, 10% ऑफ चेयर, तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था 110, ठीक है, 100 फिर उसके बाद जितनी परसेंटेज है उसको ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस 25% ऑफ टेबल, तो यहाँ पर 125, ठीक है। जितना परसेंटेज है उसका बस उतना ही आपको 100 के साथ ऐड करना है। अगर 25% है तो 125, 35% है तो 135, 2% है तो 102, ठीक है। तो यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय 100, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना परसेंट, कितना प्राइस था, 1535, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, इसको आप पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशन काफ़ी बड़ी हैं। अब आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके के कोफिशिएंट हो तो आपको करना क्या है, पहले दोनों को ऐड करिए। जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 125 और ये 110, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये 35 हो जाएगा, 25 प्लस 10 35, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, तो 235x प्लस 110 प्लस 125, तो ये हो गया 235y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 0, ये डबल जीरोस हो गए, फिर उसके बाद 0 और ये 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, फिर ये 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ पर 1 कैरी, सो ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये हो गया। तो इसमें हम 235 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 305 और यहाँ पर 500, ठीक है। अब आप इसको एक बार कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको अगर वैसे बताऊं तो एक बार चेक करके देखते हैं, हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 20 और 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 6 30, फिर यहाँ पर ये हो गया 515 एंड देन 0 0, ठीक है। अब आप देखिए क्या हम 47 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 61100 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। यहाँ पर देखिए
अगर हम 611 को डिवाइड करके देख लेते हैं 47 से, बाकी के ज़ीरोज़ को तो हम चलिए कोई नहीं लिख देते हैं यहाँ पर। 47 1, यहाँ पर ये हो गया 47, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये 141। अब ये आप देखिए 7 में किससे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 1 आता है, 3 से, तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 7 21, ये 2 हो गया, 3 × 4 12, 12 + 2 14, ये हो गया, ये 0 आया। तो बाकी के दोनों ज़ीरोज़ हैं वो तो एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 1300, मतलब 611 ही डिवाइड हो गया 13। मतलब जैसे हमने 47 को जब 611 को डिवाइड किया 47 से तो 13 आया क्वेश्चन, बाकी के दोनों ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ गए। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशन जो आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब आप देखिए इतनी लेंदी इक्वेशन इतने शॉर्ट फॉर्म में बन चुकी है। इसीलिए ये तरीका होता है कि जब भी आपके पास इस टाइप के कोई भी कोफिशिएंट बनकर आए, आपको लगेगा कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन जा रही है, एक्चुअली में वो लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगी, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इतना क्लियर हो गया। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपके लिए काम की है, इसी से आपको पूरा सोल्यूशन निकालना है। अब आप देखिए, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखिए। तो 125 माइनस 110 कितना होगा, देखिए 125 में से अगर 110 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई ये हो गया 15x। इसी तरीके से अब 110 में से 125 माइनस करेंगे तो अब माइनस का 15 आएगा, तो यहाँ पर ही हो गया माइनस का 15y। मैं डायरेक्टली माइनस करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा प्रॉपर तरीके से लिख कर डायरेक्टली नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से सीधा माइनस कर रहा हूँ। इसमें से 152 में से 153 माइनस करना है। तो देखिए 152,000 में से 153,500 माइनस करना है, ठीक है। अब ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉलर में से लार्जर को माइनस करेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। तो पहले ही हम माइनस का साइन इधर रख देते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ साइन का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। उल्टा माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने माइनस साइन तो पहले ले लिया है। सो 153,500 में से 152,000 को माइनस करना है। तो 0 और ये 0, ये 2 0 तो एज इट इज़ रहेंगे। 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, बाकी का तो पार्ट 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1500 हो गया, तो यहाँ पर ही हो गया 1500, ठीक है। अब आप देखिए कि इसके अंदर आप पूरे में 15 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही हो जाएगा x - 5 और ये माइनस का 1500, ये 15 इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 100। सो एक्चुअली में जो आपकी इक्वेशन है वो x + y = 1300 एंड देन x - y = माइनस का 100, इन दोनों फॉर्मेट्स में कंप्लीट होकर आ गई है। दैट्स इट। इतनी बड़ी इक्वेशन सिर्फ इतने में रिड्यूस होकर आ गई। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x + x दैट इज 2x। 1300 और माइनस का 100, तो ये दोनों अगर 1300 में -100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। एक्चुअली -100 ऐड होने का मतलब क्या है कि 100 इसमें से कम हो रहा है। सो ये हो जाएगा 1200। सो ये 1200 2 से कैंसिल आउट होके कितना आएगा 600। सो x की वैल्यू आ गई 600, तो मतलब चेयर की कॉस्ट तो 600 है। अब y कितना आएगा, y आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए 600 प्लस y = 1300 एंड देन y = कितना हो जाएगा 1300 - 600 दैट इज 700। ये y आ गया। मतलब टेबल की कॉस्ट कितनी है 700 और चेयर की कॉस्ट कितनी है 600। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से निकालना है। देखिए इसके अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आपको नहीं सिखाई हैं, इसमें सिर्फ जो पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो आपको बताना था। यहाँ पर आप इस तरीके से पूरा प्रोसीजर से भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस लिख दीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर = ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फिर आप डायरेक्टली यहाँ से x + 25% ऑफ x लिखने के बाद ना, ये सारे स्टेप लिखने की जगह सीधा आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो यहाँ से सीधा ही है, वो तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में मैंने आपको हर एक स्टेप समझाया है। इतना क्लियर हो गया। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर जंप कर सकते हैं सीधा, इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल भी, क्योंकि आपको केस 1 भी सॉल्व करना है, साथ में केस 2 भी, फिर उसके बाद इक्वेशन भी बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको फिर फर्दर सॉल्यूशन निकालना है।
तो जब इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप इसको आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन नंबर 30 था। अब 31 पे आ जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये लगता है उनको कि ये काफ़ी लेंदी होगा कि भाई एक इक्वेशन पहले ये बनाई फिर उसके बाद फिर दोबारा इक्वेशन बनाओ। वो लेंदी लग ज़रूर रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में आंसर आएगा। आप खुद सोचिए कि जब वैसे अगर आप इसको एलिमिनेट करने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता आपका कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में टाइम तो नहीं लगा ना, एक बार आपने डिवाइड किया, बस यहाँ पर इक्वेशन सही से बनकर आ गई, फिर दूसरा वाला इक्वेशन बनाई, हो गया काम। ये चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं, देख लेते हैं 31 में क्या कहा गया है। देखिए 31 में कहा गया है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। अच्छा, पॉइंट ए और बी 70 किलोमीटर दूर हैं हाईवे पे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट पर एक कार खड़ी हुई है, एक यहाँ से कार शुरू करती है, एक यहाँ से कार शुरू करती है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर का है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है इसके अंदर, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है, ये तो हो गया। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये 7 घंटे में मीट करते हैं, बट इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ठीक है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 7 घंटे में मीट करती हैं, ठीक है। सपोज़ हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये ए और बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कार ए से स्टार्ट होती है, ये कार बी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये मीट करेंगी तो कहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर बीच में तो कहीं मीट करेंगे नहीं। 7 घंटे बाद ऐसा हो सकता है कि क्या पता 7 घंटे बाद ये कहीं यहाँ पर आया, ठीक है। उसी 7 घंटे में ये वाला जो पार्टिकल था वो यहाँ तक आ गया, मतलब ये वाली जो कार थी वो यहाँ तक आ गई ट्रैवल करके, ठीक। तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि कार ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ये x की स्पीड से जा रहा है और ये y की स्पीड से, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले हम y की बात करते हैं, ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। अच्छा, x का भी मैं बता ही देता हूं आपको, x का डिस्टेंस होगा 7 आवर्स था, टाइम कितना था 7 आवर्स, तो इसका मतलब टाइम इंटू स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो 7x, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये उसकी स्पीड है, ये टाइम है, तो इसका मतलब ये हो गया 7y, ठीक है। अब आपको अगर 7x और 7y के बीच में रिलेशन बनाना है तो क्या होगा, देखिए 7x क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए ये प्लस ये 7y, तो मतलब ये 70 किलोमीटर प्लस 7y, तो यहाँ से ये हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, ये 77 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10, और ये 7y डिवाइड होगा 7 से तो ये y हो जाएगा। y इधर आ गया तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई अगर ये दोनों एक दूसरे के पास, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते, ये x की स्पीड से ट्रैवल करता है, ये y की स्पीड से, तो दोनों में जो टाइम लगता मीट करने का वो 1 आवर का लगता। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जाकर मीट कर जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मीट कर गए, तो x ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया 1 इंटू एक्स, और y ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया 1 इंटू वाई। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 70। 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को आप अगर इस तरीके से भी हटा भी देंगे ना तो भी वो वही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो ये x हो गया और ये y हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 70। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जस्ट आपको ऐड करना है, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 70। सो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये 10 प्लस 70 कितना हो गया 80 अगर 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 40। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40। इतना क्लियर हो गया। अब x 40 आ गया, तो आप देखिए
आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लीजिए, अपने आप ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, ये यहाँ पर प्लस का 10 था तो ये माइनस का 10 हो गया। अगर हम y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि यहाँ पर माइनस का y था। 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, ये हो गया y। तो मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 30। इतना क्लियर हो गया। सो y की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कार A की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और कार B की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। सो इसकी स्पीड इतना 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों की स्पीड है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। बस इसके अंदर ये जो पूरा सिनेरियो है, जब भी कार, बोट या ट्रेन इन सब की बात आती है ना, तो आपको उसको डायग्राम से ही समझना है। अगर आपने डायग्राम से समझ लिया तो बाकी इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपको डायग्राम के थ्रू ही दिखाता हूँ, ताकि आप डायग्राम के थ्रू ही आपको एक आइडिया लग जाए, आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि अच्छा इस तरीके से होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, उसमें भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेन का केस दे दिया इन्होंने। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। अच्छा, 5 किलोमीटर अगर उसकी ज़्यादा स्पीड होती तो उसको 3 घंटे कम टाइम लगता, जितना उसने शेड्यूल टाइम से कहा गया है कि उससे 3 घंटे कम लगता। इफ़ द ट्रेन वुड हैव स्लोअर, अच्छा मतलब अगर ट्रेन स्लोअर होती तो उसको टाइम ज़्यादा लगता, 3 घंटे ज़्यादा लग जाता। अच्छा, 3 घंटे कम और 3 घंटे ज़्यादा वाली बात ज़्यादा हो रही है इसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, बेसिकली लेंथ ऑफ द जर्नी की बात करी गई है। एक चीज़ देखिए, पूछा है इसमें लेंथ ऑफ द जर्नी का गया है, लेकिन इसमें आप नोटिस करिए कि ट्रेन की यहाँ पर स्पीड की भी बात हो रही है। ठीक है, स्पीड से रिलेटेड बात हो रही है और टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वेरिएबल यहाँ पर हम देखिए 3 चीज़ें हम आपके पास, ये एक पूरी जर्नी है। ठीक है, ये पूरा ट्रैक है जो उसको ट्रेन को कवर करना है। या तो आप इसको वेरिएबल ले लीजिए, या तो एक काम करिए, या तो आप ट्रेन की स्पीड को वेरिएबल ले लीजिए, टाइम को ले लीजिए। कोई भी 3 चीज़ों में से आपको 2 वेरिएबल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है इसको y आवर्स। हमने ये दोनों ही क्यों लिया, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमारे केसेस बनेंगे ना वो हमारे इसमें काम में आएंगे। क्योंकि उसने क्या कहा है, अगर इसकी स्पीड इतना चेंज हो गई तो टाइम में इतना चेंज आएगा। मतलब x, और अगर आप इसको स्पीड को x और y इसको टाइम को y लेंगे तो आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो x और y में चेंजेस करेंगे। और ट्रैक की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, इंटू टाइम। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना हो गया x इंटू वाई, दैट्स इट। ठीक है, केस 1 क्या है, केस 1 क्या था और केस 2। अब ये दोनों केसेस देख लेते हैं जो उन्होंने दिए थे हमें। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर उसकी स्पीड देखिए 5 किलोमीटर फास्टर होती तो उसमें टाइम लगता 3 घंटे कम। तो मतलब अगर उसकी स्पीड x की जगह x से 5 ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर होती तो टाइम इसको कितना लगता, y टाइम पहले लग रहा था लेकिन अब 3 घंटे कम लगेगा। शेड्यूल टाइम y है तो y में से 3 घंटे कम, y - 3 आवर्स। ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कहा गया है कि अगर उसकी स्पीड, यहाँ पर देखिए 32 में, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम होती उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो मतलब अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम होती तो जो x है उसमें से 4 किलोमीटर पर आवर को हमें कम कर देना है। इतनी अगर उसकी स्पीड होती तो उसको टाइम कितना लगता, उसको 3 घंटे ज़्यादा लग जाता। ठीक है, मतलब जैसे देखिए आप खुद सोचिए, जब उसकी स्लोअर स्पीड थी तो यहाँ पर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 3, जो जितना टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा, तो y + 3 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रैक, जो लेंथ ऑफ द जर्नी है वो तो सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर लेंथ ऑफ द ट्रैक निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x + 5 दैट इज स्पीड इंटू टाइम, यही होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन एक्चुअली में जो लेंथ ऑफ द ट्रैक है वो कितनी है, एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम एक्स वाई के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3, बिकॉज लेंथ की वैल्यू कितनी थी पहले से, एक्स वाई थी। तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इस केस में लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ है ये एक्स वाई। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अगर हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको लिख देते हैं, x को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। इधर हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, एक्स को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 3x। अगर हम -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। यहाँ पर एक्स वाई इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर भी एक्स वाई इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये 3x प्लस नहीं, ये 3x माइनस का 5y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे ले आइए तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 3 है, यहाँ पर ये प्लस का 3 है। दोनों इक्वेशन को बस ऐड करिए, अपने आप ही ये 3x और ये x तो रिमूव हो ही जाएगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 5y प्लस 15 अगर आप ऐड करते हैं किसके साथ, माइनस का 3x प्लस 4y प्लस 12 के साथ, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा, माइनस का y होगा। 15 प्लस 12 कितना हो गया, ये हो गया 27। y अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 27 इज इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया, क्योंकि ये माइनस का था तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। सो y की वैल्यू 27 आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए y आपके पास 27 आया है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्चुअली में जो लेंथ ऑफ द ट्रैक है, लेंथ पूरी जर्नी की जो लेंथ है वो हमें बतानी है एक्चुअली। सो इसमें हमें x इंटू वाई बताना है। तो अभी आपके पास सिर्फ y आया है, x नहीं आया। तो एक काम करिए, y को किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लीजिए। तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 27 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा 3x, राइट साइड पे अगर ये पूरा पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 27 और ये माइनस का 15। तो यहाँ पर देखिए 27 इंटू 5 कितना होगा, सो ये हो गया 135। ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस का 15। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे किया है। किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करिए, उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 27 था तो 270 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ से 135 आ गया। इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, सो 3x 135 माइनस 15 कितना हो गया 120। 120 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ये 4 इंटू 4 और 0, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 40। ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई ट्रेन की, और टाइम कितना लगा था उसको, y इज इक्वल टू 27 आवर्स। तो टोटल जर्नी कितनी होगी, टोटल जर्नी की जो लेंथ है वो हो जाएगी x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 27। ठीक है, तो 0 हम पहले लिख लेते हैं, बाकी का 4 बचा। 4 इंटू 7 कितना हो गया 28, तो यहाँ पर 2 कैरी, 4 2 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। सो 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर, ये है आंसर इसका, लेंथ ऑफ द ट्रैक। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको निकालना है, ये पार्ट क्लियर हो गया, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, उसमें देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया, 33 वाला देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes, but if he travels 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी ही टेक्स 6 minutes longer। अच्छा, दोनों में अगर आप ऐड करेंगे डिस्टेंस तो 500 है, मतलब ये है कि डिस्टेंस सेम है, बस अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं। पहला केस उन्होंने क्या कहा है कि भाई अब्दुल क्या करता है कि पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में
यहाँ पर वो क्या करता है 300 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल कर लेता है, और बाकी का जो 200 किलोमीटर है वो किससे करता है, टैक्सी से। ठीक है, ये है इसका ट्रेन से, और यहाँ पर ये इसका है टैक्सी से। और दूसरे वाले केस में क्या है कि यहाँ पर इसने क्या करा, 260 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया। ठीक, और साथ में जो बाकी का टैक्सी से ट्रैवल किया वो कितना किया है, 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर इसको टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स 60 मिनट्स। इसमें टाइम कितना लगा टोटल, 5 आवर्स 60 मिनट्स, नहीं 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, वही मुझे लग रहा है 60 मिनट्स तो 1 आवर हो जाएगा, 30 मिनट्स। और उसके साथ साथ दूसरा कितना था, 6 मिनट्स लॉन्गर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टाइम है इससे 6 मिनट ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 आवर्स 36 मिनट्स। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है उसको तो ले लीजिए x, और जो बाकी की जो स्पीड है टैक्सी की उसको ले लीजिए y, और यही हमें निकालना है x और y। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर ये x है और ये y है तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, आप खुद सोचिए। टोटल टाइम आपको दे दिया गया है, अगर आप दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकाल लेंगे तो अपने आप ही आप बाकी की चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ट्रेन की स्पीड है x और टैक्सी की स्पीड है y। डिस्टेंस को अगर आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, तो मतलब यहाँ पर ट्रेन के लिए टाइम कितना आएगा, टाइम ट्रेन के लिए कितना आया, 300 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन। इसी तरीके से अगर आपको टैक्सी के लिए टाइम निकालना है तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 200 बाय कितना y। तो यहाँ पर टाइम बाय टैक्सी कितना आ गया, 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल टाइम कितना था, 5 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, मतलब 300 बाय x प्लस 200 बाय y। ये दोनों टाइम को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 5 आवर्स 30 मिनट। बट हम 5 आवर्स और 30 मिनट्स को कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 आवर्स को तो आपने ऐसे लिख दिया 5, 30 मिनट्स को आप कैसे लिखेंगे, 30 बाय 60। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 5 प्लस 30 बाय 60, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 30 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो तो 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर इसको 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 प्लस 1/2। 5 प्लस 1/2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 300 बाई x प्लस 200 बाय y इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी भी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। टाइम कितना लगेगा इधर, 260 बाई x। अब ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये जो टाइम है वो कितना लगेगा। ठीक है, अब ये टाइम इज ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ टैक्सी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर ये हो गया 240 बाय y। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो वो टोटल टाइम कितना होना चाहिए, वो कैपिटल T के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ दिस वन। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 260 बाई x 2 प्लस 240 बाई y शुड बी इक्वल टू ये टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स प्लस 36 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 बाई 60। 6 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 6 6 36 और यहाँ पर ये 10। सो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सो ये कितना हो गया, 5/1। 5 को हम 5/1 लिख देते हैं और इसको 3/5। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5, और ये कितना हो गया 25 प्लस 3 दैट इज़ 28/5। और ये हो गया 260 बाई x प्लस 240 बाई y। यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन है जिसमें डिनोमिनेटर में x डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। अब वो अगर लीनियर इक्वेशन नहीं भी है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आए ना जिसमें लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही है तो आप एक काम करिए, इसमें आप देखिए 1/x और 1/y ये एक कॉमन टर्म है। इधर 1/x आया, इधर 1/y आया, इधर भी 1/x 1/y, क्योंकि आप इसको बोल सकते हैं ना 300 इंटू 1/x, 300/x को ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप 1/x को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज p, और इसको आप रिप्लेस कर दीजिए दूसरे वेरिएबल से q से। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 300 इंटू 1/x था प्लस 200 इंटू 1/y था इज इक्वल टू 11/2। तो आपने क्या करा, इसको लिख दिया 300 1/x की जगह p प्लस 200 इंटू क्यू इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इस 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 300 दैट इज 600p, और ये 2 इंटू 200 दैट इज 400q इज इक्वल टू 11। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसी तरीके से इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी ये क्या है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ, ये हो गया 260 इंटू पी प्लस ये कितना हो गया 240 इंटू क्यू इज इक्वल टू 28/5। पूरी इक्वेशन को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो एक काम करिए, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 130p, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120q, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14/5। इसको ये जो 5 है ना, इसका पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इस लेफ्ट साइड में। तो 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा 65, तो ये हो गया 650p। 5 इंटू 12 5 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 600q। ठीक है, और ये 14 हो गया। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपके पास 4th आ गई। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करते हैं 600p प्लस यहाँ पर हो गया 400q इज इक्वल टू 11, एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 650p प्लस 600q इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि इसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको सेम करना है। आप देखिए 400 और 600 का अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो ये 100 तो हटा दीजिए, सिर्फ 4 और 6 की बात करके देख लेते हैं। 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना आएगा, 12 आता है वैसे नॉर्मली। सो आपको ये भी 12 बनाना है और ये भी, मतलब 1200 दोनों तरफ बनाना है। तो आप एक काम करिए, ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, एक काम करिए थर्ड इक्वेशन को तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। ठीक है, और जो फोर्थ इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनमें माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 1800p प्लस 3 इंटू 4 1200q इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33। 2 इंटू 650 ये कितना हो गया 1300p, 2 इंटू 600 तो ये कितना हो गया 1200q इज इक्वल टू 2 इंटू 14 दैट इज 28। ठीक है, माइनस करते वक्त क्या करते हैं, जो भी नीचे इक्वेशन होती है उसके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गए, 1200 में से ये कैंसिल आउट हो गया, 1800 माइनस 1300 कितना आया 500p आ जाएगा इज इक्वल टू 33 माइनस 28 कितना हो गया 5 हो गया। 5 और ये 500 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। सो 100p इज इक्वल टू कितना हो गया 1, सो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/100। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। तो p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लीजिए। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आंसर आएगा। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 600p प्लस 400q इज इक्वल टू 11। सो 600 p की वैल्यू कितनी है, वो है 1/100 प्लस 400q इज इक्वल टू 11 है। ये 00 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 6 प्लस 400q इज इक्वल टू 11। 6 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 400q इज इक्वल टू 11 माइनस 6। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 5 आ गया। 400q 5 और ये 400, अगर हम 5 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, और यहाँ पर ये 5 8 40 और ये 0 लास्ट का 0 आ गया। तो q कितना आ जाएगा 1/80। सो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि हमने p और q को क्या लिया था पहले, p और q की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, वो तो थी 1/x और 1/y। तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/x एंड दिस वन इज 1/y दैट इज इक्वल टू 1/80 एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से x की वैल्यू 100 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 80। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू मतलब ये है कि x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्रेन की स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, और साथ में जो कार की स्पीड थी वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। काफ़ी तेज़ टैक्सी भी चल रही है।
टैक्सी भी धीरे नहीं है, स्पीड ट्रेन की भी काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर बाकी के क्वेश्चंस तक। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।